हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 वृत्त, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 10.5 का पार्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो जैसा हमें बोला है उसके तरीके से हम एक आकृति तैयार कर लेते हैं। पहले हमें बोला है एक चक्रीय चतुर्भुज। ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज आ गया ABCD। ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। अब हमें बोला है कि उसके विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। ये हमारे पास इसके विकर्ण हैं AC और BD। AC और BD हमारे पास क्या है, इसके चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, जो कि क्या कर रहे हैं, इसके शीर्षों से जा रहे हैं। इसके शीर्ष हैं ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं जिनसे हमारे पास क्या जा रहे हैं, इसके विकर्ण जा रहे हैं, जो कि वृत्त के व्यास हैं। ये आप देखोगे यहाँ से, ये जब हमारे पास वृत्त के केंद्र से होकर जब कोई जीवा जाती है, ये कोई जीवा है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो हम क्या कहते हैं, वो एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। और जीवा जो होती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, उसका व्यास होता है। ये भी हमारे पास वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। और आप जब ये AC को देखोगे, वो भी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। इट मीन्स जो हमारे पास ये दोनों विकर्ण हैं हमारे चक्रीय चतुर्भुज के, वो क्या है, वृत्त के व्यास हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक आयत है। जो ये हमने चक्रीय चतुर्भुज बनाया है ABCD, ये हमारे पास एक आयत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें AC और BD क्या दिया है, एक व्यास दिया है। ये AC और ये BD हमें क्या दिया है, एक व्यास दिया है। उसके बाद एंगल BAD क्या होगा, 90 डिग्री। अब आप देखो, ये हमारे पास BD में आप देखो BAD, अगर आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, आपके पास एक जीवा मान के चलो, है आपके पास व्यास, लेकिन इसको हम जीवा भी बोलते हैं, सबसे लंबी जीवा होती है ये। जीवा से हमारे पास ये क्या हो रहा है, वृत्त जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये जीवा मान के चलो, ये जीवा आपके पास, ये ऊपर आधा वृत्त है और एक आधा वृत्त नीचे है, ठीक है। अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब जीवा आपके पास अगर BD है, तो आपके पास जो ये एंगल आएगा यहाँ पे BAD, जो ये कोण है, एंगल A क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। आप लिखोगे BAD क्या है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर आप BD को ही जीवा रखो, तो ये ऊपर की साइड भी ये क्या हमारे पास अर्धवृत्त है। और ये अर्धवृत्त में हमारे पास कौन सा कोण बना, BCD कोण बना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। BCD कोण क्या हो जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन आप वही लिख दोगे, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद आप जब AC देखोगे, ये AC भी क्या हमारे पास जीवा है, सबसे लंबी जीवा व्यास है। ये भी क्या कर रही है, हमारे वृत्त को दो हिस्सों में बांट रही है अर्धवृत्त में। ये ऊपर भी एक अर्धवृत्त है और ये नीचे भी एक अर्धवृत्त है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास जीवा है, ये हमारे पास जो कोण आएगा ABC, यानी कि जो ये B एंगल आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री का। ABC क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। आप रीजन वही लिख दोगे, मैंने कोमे लगा के कर दिया कि ये सेम एज हमें उतारना है इसमें। यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। ऐसे हमारे पास एंगल ADC क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब आपके पास क्या गए, चारों एंगल क्या गए आपके पास 90 डिग्री के। यानी कि जो ये आपके पास BAD है और एंगल BCD है और एंगल ABC और एंगल ADC क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए हैं। अब आपके पास चारों कोण 90 डिग्री आ गए। एक वैल्यू तो आपको एक प्रॉपर्टी तो यहीं पे सिद्ध हो गई, क्योंकि जब चारों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के, तो वो एक आयत होता है। दूसरी चीज, जब आयत के विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो, यानी कि AC क्या हो, BD के बराबर हो। आपको पता है आपके पास यहाँ पे AC भी एक व्यास है और BD भी व्यास है। तो एक वृत्त में हम जितने भी व्यास खींचते हैं वो सब बराबर होते हैं। तो हमारे पास AC क्या आ जाएगा, BD के बराबर आ जाएगा। आप रीजन लिख दोगे, वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज हो गई हैं। एक तो सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए और इसके विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः ABCD क्या है, एक आयत है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है।
अब आपको मैं बता दूं कि समलंब में क्या होता है, ये वाली साइड्स, ये वाली तो होती हैं समानांतर, लेकिन जो ये AD और BC है ये क्या होती है, असमानांतर होती हैं। ये साइड इस साइड के असमानांतर होती हैं और ये वाली साइड समानांतर होती हैं। तो जिस इसकी असमानांतर भुजाएं हैं यानी कि AD और BC ये क्या आपस में बराबर हैं, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो हमें सीधे क्या करना है कि ये एक चक्रीय है। ठीक है, अब आप को जैसे क्वेश्चन में बोला था कि एक समलंब तैयार कीजिए, तो मैंने आपको ये सामने ये बनाया ABCD, एक समलंब बना दिया। अब आप देखोगे चक्रीय चतुर्भुज आप चक्रीय कैसे सिद्ध कर सकते हो। एक तो आपके पास ये समानांतर है, ABCD के समानांतर है, ABCD बोल रहा है फिर DC बोल लो, उसके समानांतर है। और AD क्या दिया आपको, BC के बराबर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब आपको सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय है। ABCD एक चक्रीय है। चक्रीय कब होता है, जब हमारे पास उसके सम्मुख कोण क्या हो, 180 डिग्री के हो, यानी कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है या फिर चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज ही होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर AP क्या डाल दिया, लंबवत डाल दिया DC पे, यानी कि मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला है, AP परपेंडिकुलर डाल दिया DC पे। और यहाँ से मैंने आपके पास BQ भी डाल दिया DC पे परपेंडिकुलर, AP डाल दिया DC पे परपेंडिकुलर और BQ डाल दिया DC पे परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे, आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए, ADP और BQC, ये दो ट्रायंगल्स आए हैं, इन दोनों को आपको सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास एंगल D क्या आ जाएगा, एंगल C के बराबर आ जाएगा CPCT से। तो आप देखो इसमें क्या क्या दिया आपको, सबसे पहले तो एंगल APD, जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल APD क्या आ जाएगा, एंगल APD आ गया आपके पास एंगल BQC के बराबर, जो कि क्या है, 90 डिग्री है। ये भी एंगल P भी 90 है और एंगल Q भी 90 डिग्री है। उसके बाद है AD बराबर है BC, यानी कि ये वाली AD साइड क्या है, BC के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, उसके बाद आपके पास है AP बराबर है QC। अब आप यहाँ पे देखो AP बराबर है QC नहीं है, ये BQ, ये यहाँ पे B है, ये आपके पास QC की जगह BQ है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, इसकी जगह आपके पास BQ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अब आपके पास क्या है, AP बराबर है BQ के। वो कैसे बराबर है, आप देखोगे कि आपको ना तो ये क्वेश्चन में दिया है और ना ही ऐसा कुछ होता है। तो आप देखो, आपको मैं बता दूं, ये दो समानांतर लाइन है, ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में दिया है, AB क्या है, DC के समानांतर है। तो समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, लंबवत की जो दूरी होती है, दो समानांतर रेखाओं के बीच जो लंबवत होता है, ये परपेंडिकुलर डाला ना हमने, इसके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक यहाँ पे डाला और एक ये डाला, ये दोनों क्या होगी, बराबर हो गया आपस में। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए। अब वो कैसे हुआ, आप देखो, ये है राइट एंगल यानी कि R, उसके बाद ये आपके पास हाइपोटेन्यूस, ये यहाँ पे देखो AD और BC, AD और BC, ये क्या आपके पास हाइपोटेन्यूस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो कोण जो साइड होती है वो क्या होती है, आपके पास कर्ण होती है। तो AD क्या हो गया, BC के बराबर, यानी कि आपके पास ये है हाइपोटेन्यूस, ये आपके पास R आया था, ये H आया और ये साइड है ये वाली। AP बराबर है BQ के, AP जो BQ के बराबर है, ये आपके पास साइड है। तो RHS से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जो एंगल D है, या आप यहाँ पे देखो एंगल D एंगल C के बराबर आ गया बाय CPCT। आप यहाँ पे देखो, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग समसिद्ध किया है, तो ये एंगल D एंगल C के बराबर आ गया, हमने लिख दिया CPCT से। अब हम आप देखोगे कि आपको करना क्या था, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण है वो 180 डिग्री, उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। तो उसके लिए आप क्या करो, इनको 180 डिग्री के इक्वल करने के लिए पहले हमने एंगल D एंगल C इक्वल कर दिया। एंगल D एंगल C इक्वल है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पता होगा ये क्या है, ये एंगल A और एंगल D क्या है, एक ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा पर एक आधा कोण यहाँ पे बना है, आधा यहाँ पे बना है, यानी कि जो आपके पास ये दोनों कोण होंगे, तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। एक ही तिर्यक रेखा पर बने कोण क्या होते हैं, उनका योग 180 डिग्री के इक्वल
होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल ए कर दिया और एंगल डी क्या आपके पास, यहाँ पे देखो हमने एंगल डी किसके इक्वल प्रूफ किया था, एंगल सी के। तो एंगल डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब आप देखो कि हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या कर दिया, 180 डिग्री का इक्वल प्रूफ। ये क्या हमारे पास एंगल ए क्या है, एंगल सी के सम्मुख कोण है जो कि 180 डिग्री के हो गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक चक्रीय है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि ABCD क्या है, एक चक्रीय है। एक ही कोण को जब हम क्या कर देते हैं, यानी कि आपको चारों कोणों को एक दूसरे के सम्मुख प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, आप एक ही कोण को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के जोड़ को क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री का इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। जब आपने एंगल ए और एंगल सी को 180 डिग्री का इक्वल प्रूफ किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये चतुर्भुज क्या आ गया, चक्रीय चतुर्भुज आ गया। ठीक है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ पे हमें दिया है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको ये पिक्चर जो है क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, दो वृत्त दिए गए हैं जो कि दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ABC और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि ACP बराबर है QCD के, यानी कि दोनों एंगल आपके पास बराबर हैं। बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको ये दो वृत्त दिए गए हैं, एक ये बड़े वाला वृत्त और एक छोटे वाला वृत्त। ठीक है, अब इसमें आपको दो प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए हैं, एक B और एक C। ठीक है, ये दोनों ही वृत्त इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, B और C पर। अब आपको क्या निकालना है, आपको दिया क्या गया, पहले आप ये देख लीजिए। आपको AP और DQ हम मिलाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दो वृत्त दिए थे, B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं, और आपको ये ABD और PBQ ये दो रेखाखंड हैं। ABD ये एक रेखाखंड है, ABD और PBQ ये दो रेखाखंड हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है A और D PQ क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। AD और PQ ये A है और ये D है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, और P और Q भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करना है एंगल ACP। अब आप देख लो क्वेश्चन में कौन सा एंगल बोल रहा है, ACP। ये वाला एंगल क्या होना चाहिए आपके पास, किसके बराबर होना चाहिए, एंगल QCD के, QCD के, यानी कि आपको ये वाला एंगल जो C है वो इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि ऐसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, A और P को मिला देंगे। ठीक है, और D और Q को मिला देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, वृत्त की जीवा हमने खींच दी है। ठीक है, AP और DQ को मिलाया है, जो कि हमारे पास पहले देख लेते हैं हम इस वाले वृत्त में, बड़े वाले वृत्त में AP क्या हो गई हमारे पास, इसकी जीवा हो गई, जीवा AP। ठीक है, ये हमारे पास जीवा है वृत्त की। आप इसी वृत्त में फोकस करो, बड़े वाले वृत्त में। आपको दोबारा से दिखा दूं, इस बड़े वाले वृत्त में जब आप देखोगे तो आपके पास ये क्या है, AP एक जीवा है। जब AP जीवा है तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया हमारे पास, ये वृत्त का खंड हो गया। ठीक है, वृत्त का खंड हो गया। अर्धवृत्त हम इसको क्यों नहीं बोलेंगे, तो आप देखो ये हमारे पास वृत्त होता है तो इसका आधा भाग अर्धवृत्त, यानी कि आधा भाग क्या होता है हमारे पास वृत्त का, लेकिन ये आधा नहीं है, आधे से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये जीवा है तो ये जो भाग बच गया हमारा ये अर्धवृत्त से ज़्यादा है, इट मीन्स ये वृत्त का एक खंड हम इसको बोल लेंगे। ठीक है, वृत्त के खंड से, यानी कि वृत्त खंड पर जो भी कोण बनते हैं, एक ही वृत्त खंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त खंड है, इस पे ये कोण बना हुआ है और एक ये कोण बना हुआ है, यानी कि ये एंगल C और एंगल B क्या हो जाता है हमारे पास, बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम इन्हें एंगल B और एंगल C क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि एंगल B क्या है, वो कंप्लीट नहीं है। एंगल B इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी जो आपके पास है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको एंगल B नहीं लिखेंगे, हम इसको पूरा एंगल लिखेंगे, एंगल ACP और एंगल ABP क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप रीज़न हमेशा लिखोगे जब भी आप किसी दो वैल्यूज़ को या फिर दो
साइड्स को इक्वल प्रूव कर रहे हो, इक्वल बोल रहे हो, तो उसको आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसका रीज़न लिखा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप इस वाले वृत्त में देखो, ये डी क्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीवा हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास डी सी क्यू बराबर हो जाएगा डी बी क्यू के, क्योंकि ये भी एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं, ये वृत्तखंड है, और ये बी और जो सी पॉइंट है ये वृत्तखंड पर ही बने हैं दो कोण, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम रीजन लिख देंगे, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपके पास देखो ये डी सी क्यू ये बराबर हो जाएगा आपका, ये तो मैंने अभी बताया, ये बराबर हो गया। ठीक है, अब उसके पास हमें देखना है ए बी पी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी बी क्यू के, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये डी बी पॉइंट पे क्या कर रही है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कोण क्या आ जाएगा, ये एंगल क्या आ जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से हमने इसी को दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप इन तीनों से देखो आपके पास क्या क्या इक्वल आ रहा है। आपके पास ए सी पी क्या है, बराबर है एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी पी क्यू ए बी पी के। ठीक है, अब ए बी पी किसके बराबर है, अब हमने यहाँ से ए बी पी लिया, ए बी पी आप यहाँ पे देखो इक्वेशन थर्ड में है, ए बी पी किसके बराबर है, डी बी क्यू के, वो हमने लिख दिया। अब आप डी बी क्यू देखो, एंगल डी बी क्यू आपके पास यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में है, एंगल डी बी क्यू क्या है आपके पास, डी सी क्यू के बराबर है। यहाँ से हमारे पास जो चारों एंगल्स हैं वो इक्वल आ गए हैं। अब जब चारों एंगल इक्वल आ गए हैं, इट मीन्स ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, तो हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर लिख दिया। अब आपके पास जो क्वेश्चन में बोला है, ये डी सी क्यू की जगह आपको क्यू सी डी बोलना है। आप इन आगे पीछे इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो एंगल आपको बोला है मेन सी होना चाहिए आपके पास बीच में। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया ताकि आपको क्वेश्चन में समझ आ जाए। ए सी पी क्या है आपके पास, एंगल क्यू सी डी के बराबर है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव होता है। आपको इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अगर आपको थ्योरम्स पता हो, याद हो, अच्छे से लर्न हो, तो आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो, जैसे कि आयत की प्रॉपर्टी क्या है, समलंब में क्या क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तो आपके जो 10th चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 10.5 है उसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो पार्ट 3 है हमारा वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है।